so today is our day 2 for class और आज हम लोग हमारे क्लाउड के लाइव पोर्टल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि हाउ डज इट लुक्स और हर एक वर्ड जो यहाँ लिखा है उसका क्या मीनिंग होता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास. तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको दिखाई देगा एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल. ये दिख रहा? जस्ट अ मिनट. लेट मी ओपन द हाइलाइटर ऑल्सो फॉर यू. ये देखो यहाँ पे जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपके पास सपोर्ट सेंटर ओपन करने की ऑप्शन आती है. यू क्लिक ऑन दैट. सपोर्ट सेंटर पे आप यहाँ पे आके केसेस ओपन कर सकते हैं. देखो यहाँ क्रिएट अ केस. अगर आप लोगों को कोई चैलेंज आ रहा होता है रिलेटेड टू योर अकाउंट तो आप अकाउंट एंड बिलिंग पे क्लिक करके अकाउंट पे क्लिक करें और यहाँ से एक्टिवेशन क्लिक करके जनरल क्वेश्चन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करो, फिर इसके बाद सॉल्व नाउ और कॉन्टैक्ट अस. यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका केस क्रिएट हो जाएगा और अमेज़न की टीम आपको कनेक्ट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग योर इशू. ठीक है? आगे समझ. यहाँ टॉप पे क्वेश्चन मार्क पे जाके सपोर्ट सेंटर में जाके केस ओपन कर लेना जिसका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है तो. अच्छा, ये उनका बोल रही हूँ जिनका अकाउंट क्रिएट हो गया, पेमेंट मेथड में खाली दिक्कत जा रही है, सिर्फ उनके लिए. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पोर्टल विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारा पेज कुछ ऐसा नजर आएगा इस तरह से. यहाँ पे आपको रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज में काफी कम सर्विसेज दिखाई देंगी. अब क्योंकि मैं मेरा अकाउंट काफी यूज करती हूँ तो मेरी सर्विसेज यहाँ पे ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. बट देन आपके लिए यहाँ पे एक दो सर्विसेज होंगी और बाकी आपको ये सब दिखाई देगा. ठीक है? यहाँ पे आपका ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. AWS में नया क्या क्या आ रहा है वो है. यहाँ देखो AWS का हेल्थ का डैशबोर्ड दिखाई देता है. हेल्थ डैशबोर्ड मतलब कि आपके AWS के अकाउंट में जैसे आप मुंबई, यहाँ देखो टॉप पे मुंबई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. तो आपकी लोकेशन मुंबई है तो आपके लोकेशन में कोई ओपन इश्यूज, कोई शेड्यूल्ड चेंजेस, एक सेकेंड मैसेज आया कि योर कनेक्शन इज नॉट स्टेबल. तो लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट और मैं यहाँ से एक पिंग लगा लूंगी टू चेक कि हमारी कनेक्टिविटी स्टेबल है. ठीक है, फाइन. इट्स गोइंग स्टेबल. तो यहाँ से आपको हेल्थ डैशबोर्ड दिखाई देता है आपके अकाउंट का. अब बेसिकली क्या है, अमेज़न ने अपने पूरे नेटवर्क को, पूरे वर्ल्ड को लॉजिकली कॉन्टिनेंट वाइज बोल दीजिए या फिर उसकी कस्टमर की प्रेजेंस के वाइज बोल दीजिए, अमेज़न ने अपने पूरे नेटवर्क को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया है. जैसे अगर हम यहाँ पे आए और ये ड्रॉ करते हैं एक बॉक्स, तो अगर ये पूरी दुनिया है तो अमेज़न ने यहाँ पे अपने कस्टमर बेस के हिसाब से अलग अलग लॉजिकल एरियाज क्रिएट किए हैं और इन लॉजिकल एरियाज को अमेज़न कहता है रीजन्स. क्या बोलता है? रीजन. ठीक है? इन रीजन्स में अमेज़न ने क्या किया है बेसिकली कि भाई जैसे हमारा इंडिया में एक रीजन है मुंबई, क्योंकि इंडिया में जो कस्टमर बेस था वो मुंबई के अराउंड था. तो अमेज़न ने जो इंडिया में एक रीजन क्रिएट किया जिसका नाम दिया उन्होंने मुंबई रीजन. ये तो इसका वर्बल नेम होता है. टेक्निकल नेम भी होता है हर एक रीजन का. अगर आप यहाँ पे आओगे ना, ऊपर ये जो मुंबई लिखा दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ रीजन्स दिखाई देंगे.
ये देख रहे, दीज आर ऑल लिस्ट ऑफ रीजन्स विच आर अवेलेबल। अब इसमें से कुछ मेरे लिए यूजेबल हैं। देर आर 8 रीजन्स दैट आर नॉट enabled फॉर मी। यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इन्हें एनेबल करना चाहूँ तो मैनेज रीजन पे जाके आई कैन एनेबल दीज रीजन्स ऑल्सो फॉर माई अकाउंट। ये जो रीजन्स हैं इसमें जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मुंबई, मुंबई का यहाँ लिखा है एशिया पैसिफिक मुंबई, और साथ में यहाँ पे लिखा है एपी साउथ 1। तो ये जो होता है ना, ये मेरे रीजन का टेक्निकल नाम होता है। एपी साउथ 1। इस तरह से ये आपके रीजन का टेक्निकल नेम होता है। ये आपका वर्बल नेम है, ये टेक्निकल नेम है। ऐसे हर रीजन का अमेज़न ने नाम दे के रखा हुआ है। अब अगर हम देखें AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो AWS ने कितने रीजन्स क्रिएट करके रखे हुए हैं वो हमें यहाँ से पता चलेगा। AWS इंफ्रास्ट्रक्चर अमेज़न, तो आप यहाँ देखो 30 लॉन्च्ड रीजन्स अमेज़न के हैं। ये सेम लिंक मैं आप लोगों को चैट पे शेयर कर रही हूँ। जो रिकॉर्डिंग में शेयर करती हूँ ना, उसमें चैट स्क्रिप्ट भी शेयर होती है। तो जब आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग आएगी तो आप लोगों को एक चैट स्क्रिप्ट करके ऑप्शन दिखेगी। उसके अंदर आपको ये जो मैं लिंक शेयर करती हूँ वो भी सब नजर आएंगे। जैसे हमारी जो कल की थी रिकॉर्डिंग, ये यहाँ पे है 14 दिसंबर। तो आप यहाँ देखो chat.txt दिखती है। तो कल चैट पे जो भी बात हुई वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। वी आर एबल टू सी इट। मैंने रोहन देखा नहीं था, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दैट। ठीक है, तो जैसे अभी आज मैंने ये जो लिंक शेयर किया ये भी आपको यहाँ चैट स्क्रिप्ट में दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैप भी है, और यहाँ नीचे आओगे तो यू आर एबल टू सी द प्रेजेंस ऑफ रीजन्स अक्रॉस द ग्लोब। अब देखो इंडिया में 2 डॉट्स दिखाई दे रही है। एक मुंबई रीजन है जो 2016 में बना था, और एक हैदराबाद रीजन है जो अभी इसी साल लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही जितनी भी आप देख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन डॉट्स, ये फंक्शनल रीजन्स हैं। और यहाँ पे जो आप रेड रेड डॉट्स देख रहे हो ये कमिंग सून रीजन्स हैं। मतलब अमेज़न के प्लान में है यहाँ पे रीजन क्रिएट करना, और ये रीजन्स अभी क्रिएट होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 30 जोग्राफिकल रीजन्स आर देयर, और अमेज़न ने ऑलरेडी 5 मोर AWS रीजन्स अनाउंस किए हुए हैं। देखो 1 2 3 4 और 5। ओरेगन में एक आ रहा है, इजराइल में एक आ रहा है, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में आ रहा है, और ये आपका ऑकलैंड में आ रहा है। तो 5 और रीजन्स ऑलरेडी अमेज़न का डिक्लेयर कर चुका है, मतलब 35 रीजन्स हो जाएंगे। अब रीजन बेसिकली ना कुछ नहीं होता, सिर्फ जोग्राफिकल सेपरेशन होता है कि भाई यहाँ मेरा एरिया है, टेरिटरी है। इन रीजन के अंदर अमेज़न बना रहा होता है उसके डेटा सेंटर्स। अगर ये ब्लैक बॉक्स डेटा सेंटर रिप्रेजेंट करता है तो अमेज़न हर एक रीजन में मिनिमम ऑफ 2 और मैक्सिमम फिर तो क्लाइंट बेस के हिसाब से आपके रीजन्स होते हैं। जनरली हमने देखा है कि 3 रीजन्स जो होते हैं अमेज़न के, सॉरी 3 डेटा सेंटर्स जो होते हैं अमेज़न के एक रीजन के अंदर, हमने देखे हैं जनरली। इन रीजन्स के अंदर जो डेटा सेंटर्स हैं, इन डेटा सेंटर्स को अमेज़न कहता है अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन, तो मतलब जो रीजन है, जोग्राफिकल सेपरेशन है अक्रॉस द ग्लोब, उसके अंदर जो अमेज़न के डेटा सेंटर्स हैं वो आपके अवेलेबिलिटी जोन्स कहलाते हैं। और इन अवेलेबिलिटी जोन्स को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है AZ। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारे मुंबई में कितनी अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, तो आप इस डॉट पे क्लिक करोगे ना, क्लिक नहीं इन द सेंस कर्सर ही हॉवर करोगे, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है कि 3 अवेलेबिलिटी जोन्स, यहाँ लिखा हुआ है ना 3 अवेलेबिलिटी जोन्स।
अब अगर हम बात करें, ये देखो ये 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। तो मुंबई का टेक्निकल नाम है एपी साउथ 1A। तो मुंबई की अवेलेबिलिटी जोन्स का नाम होता है टेक्निकल अवेलेबिलिटी जोन 1A, अवेलेबिलिटी जोन 1B, अवेलेबिलिटी जोन 1C। 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं इस रीजन के अंदर। तो इनके इस तरह से नाम डिसाइडेड रहते हैं कि भाई ये वाली अगर हमारी अवेलेबिलिटी जोन है तो वो अवेलेबिलिटी जोन 1A कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी अवेलेबिलिटी जोन 1B कहलाएगी और लास्ट वाली हमारी अवेलेबिलिटी जोन 1C कहलाएगी। इस तरह से इनकी नेमिंग कन्वेंशन चल रही होती है। क्लियर है यहां तक? अब ये रीजन जब यस हमें मैम। सिलेक्ट करने हैं लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे आप आओगे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर, ये मुंबई पे क्लिक किया तो हम मुंबई रीजन में फिलहाल काम कर रहे हैं। अगर मुझे ओहायो में काम करना है तो मैं जस्ट ओहायो पे क्लिक करूंगी एंड आई विल बी एबल टू चेंज माय रीजन। So now whatever infrastructure that I create, that will be created in Ohio region। और ओहायो के कौन से रीजन में मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के टाइम पे बताती हूँ। अभी जैसे मान लीजिए मुझे क्लाउड में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। वर्चुअल मशीन क्या होती है, किसी को पता है? हैदर इज अवेयर अबाउट, बाकी किसी को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल टेल यू व्हाट इट इज। अब जैसे देखिए ये आपका सर्वर है। सर्वर इज नथिंग बट अ मशीन विच कैन केटर मल्टीपल क्लाइंट्स। जैसे आपका जो लैपटॉप होता है वो सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम आप यूज कर रहे होते हो। उसके ऊपर जो सर्विसेज होती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है या एक्सेल होता है या आपका जूम होता है, इन एप्लीकेशंस को एट अ टाइम सिर्फ आप यूज कर रहे हो। वेयर एज जब आप एक सर्वर की बात करते हो तो सर्वर को एट अ टाइम मल्टीपल क्लाइंट्स उसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। उसका नाम ही सर्वर इसलिए पड़ा है बिकॉज इट कैन सर्व द क्लाइंट्स। तो ये क्या होता है, जैसे अपना कंप्यूटर होता है ना, इसी तरह का एक फिजिकल कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है जो कि आपका सर्वर कहलाता है। कोई नई चीज नहीं होती है, बस इसके पास ना थोड़ा ज्यादा कंप्यूट होता है। मतलब क्या कि इसके पास थोड़ी ज्यादा एज कंपेयर्ड सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर होती है, रैम ज्यादा होता है, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स होते हैं, इनके पास ज्यादा एबिलिटीज होती हैं, थोड़ी ज्यादा स्टोरेज होती है सर्वर के पास ताकि ये मल्टीपल क्लाइंट्स को सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब क्या हुआ था कि ये जो फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर है, पहले ऐसा होता था कि इस एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप सबको पता है, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर इंटरैक्टिंग विद योर कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो आपका लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका सर्वर काम कर रहा होता था। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पहले इंस्टॉल की जाती थी एप्लीकेशन सर्वर के लिए। जिस एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर्स अक्रॉस वेरियस लोकेशंस यूज कर रहे होते थे। ठीक है, तो ये मेरा एक सर्वर होता था। अब इस सर्वर को यूजर्स जो है मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम एक्सेस कर रहे होते थे। जैसे 50 यूजर हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है उसको ये 50 यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं। दैट इज द रीजन इसे सर्वर कहा जाता था। ये पहले का वर्ल्ड था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो सिंगल फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर है इसके पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज आने लगी कि ये एक सर्वर
सिर्फ एक एप्लीकेशन को सपोर्ट ना करते हुए ये एट अ टाइम मल्टीपल एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर पाए, ऐसी कैपेबिलिटी इसके अंदर आ गई। मतलब पहले क्या होता था, भाई 8 कोर का सीपीयू है, 32 GB रैम है, बस इतना बड़ा सर्वर बनता था। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, टेक्निकल चीजें आगे बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हम लोग कॉम्पैक्ट स्पेस में ज्यादा पावर लाते गए ना। जैसे मोबाइल भी क्या है, पहले हमारा जो छोटा सा मोबाइल होता था उसमें हम लोग सिर्फ स्नेक का गेम वगैरह खेल रहे होते थे, और बाद में उसमें म्यूजिक आ गया, बाद में यूट्यूब चलने लग गया। आज की तारीख में आपका मोबाइल एक छोटा कंप्यूटर ही हो गया है जिसके अंदर सारी चीजें हो सकती हैं। एक इतने से उसके अंदर आपके पास इतनी सारी कैपेबिलिटीज आ गई हैं। एंड दिस इज अ नॉन प्रोडक्शन डिवाइस। जिस डिवाइस की प्रोडक्शन में या बिजनेस में कोई डिमांड नहीं है, उसके ऊपर अगर इतना इनोवेशन हुआ है, तो आप सोचिए जो बिजनेस में सर्वर्स लगते हैं उसके ऊपर कितना इनोवेशन हुआ होगा। अब क्या हो गया है, 1 RU 2 RU के रैक स्पेस में आपको बहुत सारी कंप्यूट, बहुत सारा रैम और बहुत सारी स्टोरेज जो है वो मिलने लगी है। अब उतना सारा रैम, कंप्यूट और स्टोरेज एक एप्लीकेशन कंज्यूम ही नहीं कर सकती। तो अब जब सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हम लोड कर सकते थे और वो एप्लीकेशन हमारा पूरा फिजिकल कंप्यूट कंज्यूम ही नहीं कर सकती थी, तो वो फिजिकल कंप्यूट वेस्ट होता था। तो इस फिजिकल कंप्यूट के वेस्टेज की जो प्रॉब्लम थी, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि whenever there is a problem, somebody will come up with a solution and that somebody will earn a lot। बहुत कमाएगा वो somebody जो solution के साथ आएगा। तो ये प्रॉब्लम थी कि भाई कंप्यूट तो बड़ा स्ट्रांग हो गया, पर वो एक ही एप्लीकेशन यूज कर रही थी और उसको उतनी जरूरत भी नहीं होती थी, हमारा कंप्यूट बेफालतू पड़ा रहता था। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी आई जिसे हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या हो गया, एक हाइपरवाइजर आपके फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर अब ऑपरेटिंग सिस्टम डलने की बजाय हाइपरवाइजर डलता था, जो अंडरलाइंग हार्डवेयर को एबिलिटी देता था कि एक सिंगल हार्डवेयर अब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स की तरह बिहेव कर पाएगा। एक फिजिकल मशीन है तुम्हारी और वर्चुअली आप उसके ऊपर मल्टीपल मशीन्स रन कर सकते हो। फिजिकली नीचे एक ही मशीन है वो, पर वर्चुअली उसके ऊपर अलग अलग मशीन्स रन कर सकती है। अच्छा, अब इन सारी मशीन्स का अपना एप्लीकेशन के लिए, सॉरी, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, अपने बिन लाइब्रेरीज वगैरह रहेंगी, मतलब रन टाइम्स रहेंगी, और इनके ऊपर इनकी अपनी अलग एक एप्लीकेशन लोडेड होगी। ठीक है, ये कैपेबिलिटी आई थी वर्चुअलाइजेशन की स्टेज में। तो आपका एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर डिवाइड होके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स की तरह काम करने लगता है, जिसमें आपकी हर एक वर्चुअल मशीन एक इंडिविजुअल मशीन की तरह बिहेव करती है। तो एक कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल मशीन्स रन कर रही हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, मान लो इसके ऊपर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे उसकी अलग बिन लाइब्रेरीज जो हैं वो यहाँ पे हैं, और इसके ऊपर जो मैंने एप्लीकेशन चलाई है वो हमारी माई एसक्यूएल चल रही है। तो ये एक अलग मशीन की तरह बिहेव करेगा। अब ये दूसरी मशीन है, इसके ऊपर मान लीजिए कि मैंने लाइनेक्स ही चलाया, उसका उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन चला दिया। इसके ऊपर मैंने जो बिन लाइब्रेरी है मेरी, जो डिपेंडेंसी फाइल्स है मेरी, वो एक्चुअली मुझे क्या करना था, मुझे इसके ऊपर नोड जेएस रन करना था, तो उसके हिसाब से मैंने इसके ऊपर सारी सेटिंग कर दी। तो यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस सर्वर चल रहा है, और ऐसे ही मैं चाहूं तो हमारी जो बाकी बची हुई वर्चुअल मशीन्स हैं उनके ऊपर भी मैं कुछ अलग चीजें रन कर सकती हूँ। तो एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल मशीन्स आपकी चलती थी,
और इन मल्टीपल मशीन्स को हम कहते थे वीएम। फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मशीन। Amazon का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इस वीएम की मेथोडोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। ये सब वर्चुअल मशीन्स थी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं? वीएम। तो जब भी आप क्लाउड में मतलब Amazon में एक मशीन क्रिएट करोगे तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन, जिसे Amazon की लैंग्वेज में कहा जाता है EC2 इंस्टेंस। जब आप Amazon के क्लाउड में ऐसे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो इस वर्चुअल मशीन को Amazon कहता है EC2 इंस्टेंस, जिसका फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2 इंस्टेंस। ये एक वर्चुअल मशीन कहलाती है आपकी EC2 इंस्टेंस। कहाँ पे? क्लाउड में जब आप होते हो तो। मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है आप लोगों को? हाँ। ठीक है। हाँ जी, बताएं क्या सवाल है? श्योर। सो पहला ये कि ये जो आपने अभी डायग्राम पुट अप किया है, इसको मैं कंटेनराइजेशन भी बोल सकते हैं क्या? नो, कंटेनराइजेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। किसने पूछा है? रोहन। रोहन। कंटेनराइजेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मेथोडोलॉजी। कंटेनराइजेशन इज अ नेक्स्ट जनरेशन वर्चुअलाइजेशन। अब उसमें क्या होता था वो भी बता देती हूँ आपको, चलो। हालांकि वो बात का टॉपिक है पर वो भी आपको बता देती हूँ कि कंटेनराइजेशन क्या होता था। कंटेनराइजेशन में भी यही है, आपका एक फिजिकल हार्डवेयर रहेगा, रुको है ना थोड़ा। तो ये आ गया आपका कंटेनराइजेशन के लिए। सर्वर तो उसमें भी होगा, उस सर्वर के ऊपर कंप्यूट और रैम भी होगी, स्टोरेज भी होगी आपकी उसी सर्वर के ऊपर। लेकिन अब हाइपरवाइजर नहीं डलता था यहाँ सेकेंड लेयर में। ये जैसे तुम्हारा कंप्यूट रैम और स्टोरेज है, जो तुम्हारा फिजिकल सर्वर है, जैसे हम लोगों ने बोला था ना फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर, ये है तुम्हारा, यहाँ पे भी है। लेकिन अब इस पे हाइपरवाइजर नहीं डलता था, अब इस पे वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम ही डलता था। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके कंटेनर्स रन करते थे। अब क्या होता है देखो, ये जब मैंने मान लो कि इस वाले एनवायरनमेंट पे अगर मैं जाती हूँ यहाँ मैंने लाइनेक्स रन किया, लाइनेक्स का कौन सा वाला करा, चलो यहाँ भी मान लो कि मैंने उबंटू ही रन करा। लाइनेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना ये, यहाँ भी मैंने उबंटू रन करा। मैंने यहाँ भी उबंटू रन किया है, यहाँ भी उबंटू रन किया है। कुछ बिन और लाइब्रेरी फाइल्स ऐसी हैं जो Node.js को और MySQL को सेम लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही थी, उनकी अलग अलग कॉपी मेंटेन कर रही थी। यहाँ पे हर बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करता है बूटिंग के टाइम पे, और मैं एक ही चीज की मल्टीपल कॉपीज मेंटेन कर रही थी फॉर माय वर्चुअल मशीन्स। कंटेनराइजेशन में क्या हुआ कि जो फाइलें शेयर हो सकती हैं वो शेयर हो जाएंगी, बाकी जो यूनिक फाइल्स हैं जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मेरी रन करने के लिए चाहिए, खाली वो हमारे कंटेनर के अंदर अलग से रहेंगी। ऐप प्लस डिपेंडेंसीज जो इसको रन करने के लिए चाहिए, किसको? सिर्फ इस वाली पर्टिकुलर एप्लीकेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए चाहिए, बस उतना होगा। और बाकी जो कॉमन है, बाइनरी, लाइब्रेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स, वो सब ये कंटेनर्स ना शेयर कर रहे होते थे। तो जहां वर्चुअलाइजेशन में मैं एक फिजिकल सर्वर के ऊपर
4 वर्चुअल मशीन बना सकती थी और उसके ऊपर 4 अलग अलग एप्लीकेशंस रन कर सकती थी। वहां कंटेनराइजेशन में मैं एक वर्चुअल मशीन के ऊपर 8 कंटेनर्स बना सकती हूँ और उसके ऊपर 8 अलग अलग एप्लीकेशंस रन कर सकती हूँ। तो इट इज लाइट वेट वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन। तो आपने यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज अलग कर दी, बट यू स्टिल नीड द हाइपरवाइजर, राइट? क्योंकि एक पूरा बंडल रन करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, बिन फाइल्स भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, फिर उसके अलावा कुछ और भी डिपेंडेंसी होगी वो चाहिए। तो यहाँ ये पे होता शेयरेबल। है कंटेनराइजेशन का प्लेटफॉर्म आता है, वो हाइपरवाइजर नहीं कहलाता। कंटेनराइजेशन के प्लेटफॉर्म आप इसमें यूज कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। श्योर। और सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग अहेड, बट डॉकराइजेशन भी फिर इसी का पार्ट हो गया क्या? कंटेनराइजेशन का एक्सटेंशन हो गया? डॉकराइजेशन कोई कोई टर्म ही नहीं है। डॉकराइजेशन, डॉकर डॉकर। इज अ प्लेटफॉर्म विच इज यूज टू क्रिएट कंटेनर्स। ओके, ठीक है। तो गॉट अभी इट। समझ में आ गया वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। वर्चुअलाइजेशन में तुम्हारे वर्चुअल मशीन्स बनते हैं, कंटेनराइजेशन में तुम्हारे कंटेनर्स बनते हैं। दोनों काम एक ही करते हैं, एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ रन होने की कैपेबिलिटी देते हैं। वर्चुअलाइजेशन में हर एक मशीन के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी डिपेंडेंसी फाइल और अपनी एप्लीकेशन होती है वर्चुअलाइजेशन में। वेराज कंटेनराइजेशन में आपकी एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज अलग होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम और बिन लाइब्रेरी फाइल्स वो शेयर कर रहा होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर रन कर सकते हो। पहले की दुनिया में ऐसे काम होता था, ये वाला। और अब इस तरह से काम होता है और एडवांसमेंट में इस तरह की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज लेवलिंग अप। पहले फिजिकल से हम लोग आए वर्चुअल की तरफ और अब हम वर्चुअल से जा रहे हैं कंटेनराइजेशन की तरफ। जो तुम्हारा डेवॉप्स डेवॉप्स बोलते हैं ना लोग, वो यहीं पे आके उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। Amazon में जो आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो वो तुम्हारी वर्चुअल मशीन होती है। ये कहाँ बनती है? यहाँ से बनती है। देखो, जो आपने लॉगिन करा हुआ है ना इस पेज के ऊपर, यहाँ से बनती है। कैसे बनती है वो भी हम लोग सीखेंगे, बस आज उसका पेज देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तुम सिलेक्ट कर लो कि तुमको कौन से रीजन में क्रिएट करना है, और उसके बाद यहाँ सर्विसेज दिख रही है टॉप पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ बहुत सारी सर्विसेज जो अमेजोन देता है वो सब दिखेंगी, क्योंकि अमेजोन ने सिर्फ तुम्हारे लिए क्लाउड नहीं लॉन्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर वालों के लिए। अमेजोन ने जो लोग क्वांटम फिजिक्स पे काम करते हैं उनके लिए भी सर्विसेज दे के रखी हैं। जो रोबोटिक्स पे काम करते हैं उनके लिए भी सर्विसेज दे के रखी हैं। जो सैटेलाइट पे काम करते हैं उनके लिए भी सर्विसेज दे के रखी हैं। IoT, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, यू नेम इट एंड अमेजोन हैज क्रिएटेड इट। इसमें से देखो कंटेनर्स के लिए भी है, ये दिख रहे हैं। लेकिन हमें कंटेनर नहीं चाहिए, हमें कंप्यूट चाहिए, हमें चाहिए वर्चुअल मशीन। तो हमने देखो यहाँ कंप्यूट पे क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे कंप्यूट से रिलेटेड अलग अलग चीजें दिखाई दे गई। इसमें से मैं EC2 पे क्लिक करती हूँ तो ये देखो क्या है, वर्चुअल सर्वर इन क्लाउड। तो या तो मैं इस तरह से सर्विसेज में आके EC2 में आके लॉग इन कर लूंगी। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा वर्चुअल मशीन क्रिएट होने लग रहा है। ये आ गया पेज। मैं ओहायो में हूँ राइट नाउ। मेरे अकाउंट का क्या स्टेटस है ये मुझे दिखता है। इसे बोलते हैं EC2 डैशबोर्ड। वी कॉल इट एज EC2 डैशबोर्ड। या फिर अपन सिंपली ये सर्च बार में EC2 लिखेंगे ना और ऐसे क्लिक कर देंगे तो भी हम सेम पेज के ऊपर आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो अवर EC2 डैशबोर्ड। यहाँ से आके ये देखो, ये दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ से आप मशीन बना सकते हो, पर बनाइएगा मत आज, मैं आपको जब सिखाऊंगी तब बनाना। ठीक है। यहाँ से आप बना सकते हो मशीन, वर्चुअल मशीन। आज ये देखो जैसे हमने सपोर्ट वाला सीखा ना, ऐसे एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पे आपका नाम ऊपर टॉप पे दिख रहा है। आप हमेशा की प्रैक्टिस बना लीजिए कि जब भी आप आते हैं तो आप नाम पे क्लिक करके, ये नीचे दिख रहा बिलिंग डैशबोर्ड, इधर क्लिक करेंगे। और बिलिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको एक्चुअली दिखाई देगा
कि आपका कितना बिल हो गया इस महीने का। अब आपका ये बिल बढ़ना नहीं चाहिए। मेरा दिख रहा है कि इस महीने का टोटल फोरकास्ट $14 है। अभी तक मेरा $1 हुआ है। अभी इतना ज्यादा क्यों हो रहा है वो भी मैं देख सकती हूँ। देखो अभी मंथ टिल डेट 15 तारीख तक मेरा $1 ही चार्ज है, लेकिन मेरा फोरकास्ट कितना हो गया $14। मतलब मेरी कोई सी सर्विस रनिंग छूट गई है। अब कैसे मेरी सर्विस रनिंग छूट गई है वो हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ बिल्स दिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ आप। अब यहाँ देखो मुझे बिल किस पे लग रहा है, ये देखो आप अगर देखोगे तो मुझे इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड में बिल लग रहा है। और इसमें भी बता रहा है कि मुंबई रीजन, सिंगापुर रीजन और लंदन रीजन, 3 जगह मुझे बिल लग रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे EC2 लिख के इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। और इसके बाद मैं एक बार तो मुंबई जाके देख लूंगी। अभी जैसे हम ओहायो में हैं, ऐसे ही हम मुंबई पहुंच जाते हैं, एक क्लिक। थोड़े दिन में ये रियल में भी आ जाएगा, टेलीपोर्टिंग। तो यहाँ देखो मुझे बिल लग रहा है, हालांकि मेरा एक भी रनिंग इंस्टेंस नहीं है, फिर भी मुझे बिल लग रहा है। वो बिल ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सर्विस चालू करी हो, फिर मैंने बंद कर दी है, तो उतने में जितना आ गया वो दिख रहा है। सिमिलरली वो मुझे फिर क्या बोल रहा है कि अच्छा जाओ सिंगापुर में देख लो, वहां भी तुमने काम किया था। तो हम सिंगापुर चलते हैं और यहाँ पे भी मैं चेक कर लेती हूँ कि गलती से मैंने कोई इंस्टेंस तो रनिंग नहीं छोड़ दिया है। तो यहाँ पे भी नहीं है। तीसरा कौन सा दिखा रहा है, लंदन। तो हम फिर EC2 के पेज पे आके ऊपर से क्या सिलेक्ट कर लेंगे, लंदन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी चेक कर लो कि आपको कोई बिल तो नहीं आ रहा है। तो आपको समझ आ गया कि अरे यहाँ भी कोई हमारा मशीन नहीं, मतलब ये जो पुरानी मैंने चालू करी थी उसी का बिल आ रहा है मुझे। प्लस यहाँ देखो सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये भी अमेजोन की एक सर्विस है, उसके ऊपर भी मुझे कुछ बिल्स आ रहे हैं। तो बस मुझे इतना ही बिल आ रहा है, 161 रुपीज इस महीने का। तो मतलब ये मेरा बिल उनको लग रहा है कि ये मैं मशीन ऑलरेडी जो अभी रन करी थी, ऐसे में हर बार रन करूंगी, तो इसलिए मेरा बिल बढ़ते बढ़ते महीने के आखिर तक $14 तक हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो मुझे फोरकास्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से बिल्स पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मुझे पुराने महीनों के बिल भी दिखेंगे। जैसे मैं तुम्हें नवंबर का बिल दिखाऊं, $41 मेरा बिल आया था नवंबर में। कैसे आया था ये देखो, $16 मुझे FSX नाम की एक सर्विस जो मैंने लंदन में रन करी थी उसके ऊपर आ गया था। $59 मुझे इसके ऊपर आया, VPC के ऊपर आया। ये अलग अलग मुझे बिलिंग्स दिखा रहा है और हर की डिटेल दिखाता है। तो अगर तुम्हारे अकाउंट में ऐसे गलती से तुम्हें कोई बिल दिखाई दे तो आके उसे चेक करो और टर्मिनेट कर दो। कायदे से तुम्हारा बिल आना ही नहीं चाहिए। शुरू शुरू की क्लासेस में जो मैं सिखाऊंगी उसके हिसाब से चलोगे तो कोई बिल नहीं आएगा। ये मेरा बिल इसलिए आता है क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं 5-6 साल से क्लाउड पढ़ा रही हूँ। मेरा फ्री टियर का अकाउंट एक्सपायर हो चुका है, अब मैं कब तक नए नए अकाउंट क्रिएट करूं। तो ये मैं मेरे फंक्शनल अकाउंट के ऊपर बिल पे करके पढ़ाती हूँ। तो मैं जितनी भी सर्विसेज रन करती हूँ उसका मुझे बिल आता है। आई पे मंथली बिल फॉर दैट और हम काम करते हैं। अगर मुझे बिल पे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप आइए पेमेंट्स पे। तो यहाँ पे देखो आपका दिखा रहा है मुझे कि आपकी एक पेमेंट ड्यू हो चुकी है। तो आपको 5 से 7 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ये दिखा रहा है पेमेंट्स ओवर ड्यू। मैंने कहा ठीक है एक काम करो, कंप्लीट द पेमेंट। और यहाँ पे आके मेरा जो डिफॉल्ट पेमेंट मेथड डला हुआ है उस पेमेंट मेथड के हिसाब से मैं मेरी पेमेंट कंप्लीट कर सकती हूँ। तो ये देखो ये दिखा रहा है, बोल रहा है यूज डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एड नेट बैंकिंग, किससे करना है मुझे। तो हम डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मेरा जो डेबिट क्रेडिट कार्ड डला हुआ था वो एक्सपायर हो गया, तो मैं यहाँ से दूसरा डेबिट क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल के पेमेंट कर सकती हूँ, ऐड कार्ड, और उसके बाद हो जाएगी। जो मेरे एडेड कार्ड्स हैं वो मुझे कहाँ दिखाई देते हैं, हम यहाँ से देखो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखता है, देखो पेमेंट प्रेफरेंसेस में।
ये दिख रहा पेमेंट मेथड। अब मेरी कोई भी पेमेंट मेथड एडेड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो थी वो एक्सपायर हो गई, और अमेजोन के ऊपर भी अभी शुरू थोड़े दिन पहले तक पेमेंट का कार्ड्स ऐड नहीं हो रहे थे। तो यहाँ से आप उसे देख सकते हो, जो भी आपकी पेमेंट मेथड है, और यहाँ से आप आपकी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। एक सेकेंड ना, हम यहाँ पे एक पेमेंट मेथड ऐड कर लेते हैं। उसको करने के लिए मुझे यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपका पेमेंट का मोड सिलेक्ट करो, नेट बैंकिंग। तो बैंकिंग में कौन सा बैंक है? तो जैसे हमने दे दिया आईसीआईसीआई बैंक। अभी कार्ड की बजाय ये इस तरह से नेट बैंकिंग करवा रहा है। अगर मैं अपना एग्जिस्टिंग एड्रेस यूज करूं, मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम यहाँ से ले लेते हैं मध्य प्रदेश, इंडिया मध्य प्रदेश 452001। हमने बिलिंग कर दिया, और हम यहाँ पे ऐड नेट बैंकिंग कर सकते हो। और अगर मैं मेरा नेट बैंकिंग यहाँ पे हमेशा ऐड करके ना रखना चाहूँ, बस डायरेक्ट बिल पे कर देना चाहूँ, तो हम लोग वापस इधर पेमेंट्स में जाके और अपना बिल पे कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आपको किस तरह से अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है। अमेजोन आपके अकाउंट से कभी भी कोई भी पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं करेगा। अब मैंने कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक किया। नाउ आई विल एंटर माय डिटेल्स ओवर हियर। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को स्टॉप कर देती हूँ, बिकॉज आई विल बी एंटरिंग माय डेबिट कार्ड डिटेल्स। अच्छा, इसमें नंबर दिखते क्या? देखो दिख रहा है नंबर, तो मुझे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ मेरे डेबिट कार्ड की। मेरा एक्सपायरी जो है वो मेरा नहीं, मतलब मेरे कार्ड का एक्सपायरी मैं ऐड करूंगी। अच्छा, ये जोक था, तो इस पे आप लोग हंस सकते हैं बाय द टाइम आई फिल अप द इंफॉर्मेशन। अब हमारी डिटेल्स ऐड हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो गया मेरा कार्ड का डिटेल। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा सीवीवी नंबर डालूंगी, और हमारा पेमेंट वेरीफाई एंड पे, एंड इट मे टेक अप टू 10 seconds टू कंप्लीट दिस पेमेंट, और ये हमारा पेमेंट कंप्लीट। ठीक है, वो बोल रहा है कि बैंक की वेबसाइट से आपको पेमेंट आने के लिए आपको एक ओटीपी बताना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप बताइए क्या ओटीपी डालना है। तो आपका यहाँ पे देखो मेरे पास ओटीपी आ गया है। आई विल एंटर द ओटीपी ओवर हियर, और ये मेरी पेमेंट कंप्लीट। बस इसी तरह से अगर आपका बिल आ जाए तो आप बिल्कुल मत पे कीजिएगा। क्यों पता है? अमेजोन स्टूडेंट्स को एक फैसिलिटी देता है कि अगर कभी आपका गलती से बिल आ भी गया, तो भी आप क्या कर सकते हो, अमेजोन को जो मैंने केसेस ओपन करना सिखाया ना, वहां जाके बोल सकते हो दैट आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव क्रिएटेड दिस अकाउंट फॉर लर्निंग पर्पस, लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन पर्पस। तो ये बिल मेरे अकाउंट पे गलती से आया है, आप इसे वेव ऑफ कर दीजिए। तो थोड़ा बहुत बिल होता है ना, तो अमेजोन वेव ऑफ कर देता है, कभी गलती से आ गया तो। बस आपको सपोर्ट केस ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका रोज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप यहाँ आए, आपके बिलिंग डैशबोर्ड के ऊपर, और बिलिंग डैशबोर्ड पे से आपका बिल देखो कि कितना आ गया है। अगर आपका बिल ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ बिल्स पे क्लिक करके आइडेंटिफाई करो कि भाई क्यों आ रहा है इतना बिल, और जिस भी सर्विस के कारण बिल आ रहा है उसे आप स्टॉप कर दीजिए। ये आपकी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वन फाइन डे यू विल फाइंड कि 10,000 बिल आ गया, तो फिर बोलोगे कि जितने की मुर्गी नहीं थी उतने का मसाला लग गया, जितने ट्रेनिंग फीस के नहीं लगे उतने ज्यादा का तो मैंने बिल दे दिया, है ना? मैम इसका अलार्म भी सेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल, हम वहीं आ रहे थे अभी। ठीक है,
अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि आप डेली डेली आके देखो। मान लो कभी आपने 10 दिन तक लॉगिन ही नहीं करा अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ देखिए आप बजट्स बना सकते हो अपने। मैंने मेरा बजट बनाया हुआ है $10 का, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए मेरा बिल। और उसमें मैं ना ईमेल अलर्ट सेट कर सकती हूँ। जैसे ये देखो, ये मेरा बजट जो बना हुआ है ना, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक नया बजट क्रिएट करती हूँ, मेरा क्रिएट बजट। अब ये बजट कैसा है, टेम्पलेट यूज करना है या मैं अपनी मर्जी से चीजें सिलेक्ट करूंगी? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। तो किस तरह का बजट बनाना चाहते हो, यूजेज का बजट, सेविंग प्लान का बजट की कॉस्ट का बजट? अब क्योंकि हमने अभी बहुत सारा क्लाउड नहीं पढ़ा है, तो हम कॉस्ट बजट बनाते हैं कि मेरा कितना बिल होना चाहिए। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि देखो एट एन एवरेज तुम्हारा इतना इतना बिल आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो कभी मेरी कोई गलती थी जब मेरे को 3-4 महीने थोड़ा ज्यादा बिल आया, बाकी एट एन एवरेज मेरा $10 के अंदर ही अंदर बिल आ रहा है। ये बार्स बता रही है मुझे। तो मैं इससे यहाँ पे डिसाइड कर लेती हूँ कि ये मैं अपने लिए बजट बना रही हूँ। और मेरा जो बजट है वो मंथली, मेरा रिकरिंग बिल इस महीने से ही शुरू कर दो। किसका? मेरा फिक्स्ड बिल जो है वो कितना आना चाहिए? मैं कहा $10 आना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। तो देखो यहाँ लाइन खिंचा गई। तो ये मैंने मेरी थ्रेशोल्ड सेट कर दी। अब ये जो बजट है, ये सारी AWS की सर्विसेज के ऊपर ओवरऑल बिल आएगा मेरा। तो उसके केस में मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो ये मेरी बजटेड अमाउंट आ गई। तो इसमें मैं थ्रेशोल्ड ऐड करती हूँ कि अगर मैंने मेरा बजटेड अमाउंट का 80% बजटेड अमाउंट का एक्चुअल बिल या फोरकास्टेड बिल, मैंने कहा अगर मेरा बजटेड अमाउंट का एक्चुअल बिल 80% तक कंज्यूम हो गया, मतलब देखो मेरा $10 था, तो उसमें से मेरा $8 का बिल ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। कहाँ पे? मेरे उस ईमेल एड्रेस पे जिसे मैं रोज देखती हूँ। अच्छा, ऐसे किसी ईमेल एड्रेस पे मत मंगवा लीजिएगा जिसको आप रोज नहीं देखते हैं। तो मैं मेरे कंपनी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के ऊपर ये मंगवा लेती हूँ नोटिफिकेशन, info@itrainu.in। ठीक है, ये अलर्ट आ जाएगा। और हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे वापस से क्लिक एंड क्रिएट। तो ये मेरा बजट क्रिएट हो गया $10 का। अगर मैंने $10 का मेरा बजट है, उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन मेरा $8 तक हो गया, तो मेरे पास ईमेल अलर्ट आ जाएगा कि भाई कुछ कांड हो रहा है, जाके चेक कर लो। ठीक है, आप लोग और कम रखिएगा, $5 ही रखना, ताकि जरा सा भी बिल आए तो तुम्हारे पास अलर्ट आ जाए ईमेल के ऊपर कि ऐसा कुछ हो रहा है, जाके चेक कर लो। तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देता है आपके आपके अकाउंट पे कोई बिल वगैरह तो नहीं आ रहा है। सो दिस इज हाउ you can select the services from here, you can select the region from here। अब देखो यहाँ ग्लोबल लिखा आ रहा है, जब मैं EC2 के ऊपर थी तो यहाँ पे मेरे को रीजन का सिलेक्शन का ऑप्शन था, लेकिन बिलिंग डैशबोर्ड में मुझे यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो बिलिंग है वो सारे रीजन्स के लिए कंसोलिडेटेड एक ही पेज बना है, जबकि EC2 में आप रीजन वाइज आपके इंस्टेंसेस देख सकते हो कि लंदन में कौन से इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं EC2 इंस्टेंसेस, मुंबई में कौन से EC2 इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं, सिंगापुर में कौन से रन कर रहे हैं, वो आप रीजन वाइज देख सकते हो। तो ये रीजन स्पेसिफिक सर्विस होती है आपकी EC2 इंस्टेंस। और बिलिंग आपकी ग्लोबल सर्विस होती है, सारे रीजन्स का एक ही पेज के ऊपर आपको बिलिंग दिखाई देता है। ठीक है? सो बिलिंग रेट सेम होते हैं हर सब जगह पे, फॉर नो, एग्जांपल INR वर्सेस USD? नो। आपके लिए इंडिया में अगर आपको एक प्लम्बर चाहिए तो आपको कितने में मिल जाता है, आके आपका नल ठीक करके चला जाए? चीप है, और लंदन में? महंगा है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अमेजोन से कि अमेजोन आपको सेम सर्विस इंडिया में और लंदन में सेम रेट पे दे देगा? बिकॉज ग्लोबल Depending upon the taxation, depending upon the cost for human resource, depending upon the real estate charges, आपकी हर सर्विस हर रीजन में अलग कॉस्ट पे आपको मिलती सो इन समरी आई शुड क्रिएट an Indian account rather than US account? है। नो, यूएस में आपको AWS क्लाउड सस्ता मिलता है,
क्यों? क्योंकि AWS का हेडक्वार्टर्स यूएस में है. ऑल द सर्विसेज आर चीपेस्ट इन यूएस. ओके बाकी सबके लिए उन्हें इंटरनेशनल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, चाहे वो इंडिया में डेटा सेंटर बनाए, सिंगापुर में बनाए, हर जगह के लिए उनको इंटरनेशनल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. फॉरेन कंपनी हो जाता है AWS, तो वहाँ चार्जेस ज्यादा लगते हैं उनको. वेरएज यूएस में उनको वो लोकल कंपनी है, तो उनकी सारी सर्विसेज सबसे ज्यादा चीप आपको यूएस लोकेशंस पे मिलेंगी. तो यू शुड बी स्टिकिंग टू एनवी. मैंने मल्टीपल बातें बताई, टैक्सेशन की पॉलिसीज, रियल एस्टेट का रेट, ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्टिंग, सब मिला के अमेजोन खुद के रेट्स कैलकुलेट कर रहा होता है. ठीक है. आपको एक अगर देखना है कि आपको कितनी प्राइस मिलती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि आप कैसे देख सकते हैं. नाउ मूविंग एक अहेड. एक आज के क्वेश्चन लिए एक क्वेश्चन रीजन और इजी पे था। तो हम्म, कल जब आप डेटा सेंटर बता रही थी तो आप बोल रही थी कि हम विल क्रिएट इन स्पेसिफिक डिस्टेंस एक डेटा सेंटर से दूसरा डेटा सेंटर। हम्म, तो मुंबई के अंदर जब मैं एजी बनाऊंगा, AZ1 टू AZ2, अब 3 एजीज थे वहाँ पे मुंबई में, उनके बीच में लॉजिकली या फिजिकली कितना डिस्टेंस होगा या रहता है? Amazon never discloses the actual physical location of their data centers. ठीक है. But then Amazon is always audited by the third party audit companies, जो कि जब Amazon क्लेम करता है कि हमारे 3 डेटा सेंटर्स हैं, तो वो डेटा सेंटर्स आप यूज कर सकते हो एज अ DR प्राइमरी एंड DC. तो इन दैट केस वो थर्ड पार्टी ऑडिट कंपनीज ये ऑडिट करके कंफर्म करती हैं कि आपको वो सर्विसेज उस हिसाब से मिले. यू नेवर नो कि आपको Amazon का डेटा सेंटर कहाँ पे है, बट देन आप क्या देख सकते हो, सर्टिफिकेट्स. जैसे अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, Amazon की एक सर्विस होती है कीज मैनेजमेंट सर्विस, KMS. अब आप तो नहीं जाके देख सकते कि Amazon कितनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को अदर कर रहा है, कितना वो फॉलो कर रहा है. तो आप क्या करते हो, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रस्ट करते हो, फिप्स, राइट. These organization provides security certificate कि एक X कंपनी जब आपको एक सर्विस दे रही है Y, तो वो कितनी सिक्योर है. तो उसके लिए वो कंपनीज क्या करती है, सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स अटेन करती हैं. तो Amazon ने इसी तरह से फिप्स का लेवल 3 सर्टिफिकेट लेके रखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ Amazon. तो आपको उन्हें ट्रस्ट करना पड़ता है कि these third party organizations will conduct the audit, and based on the audit, NIST को audit, FISMA audit, HIPAA audit, ये अलग अलग GDPR को audit, ये सब audits Amazon के ऊपर हो रहे होते हैं. और Amazon आपको वो सर्टिफिकेट देता है कि that I am FIPS compliant, I am HIPAA compliant, I am GDPR compliant. उस हिसाब से उन सर्टिफिकेशंस को देता है. वो ISO सर्टिफाइड है, जिसमें क्या होता है कि आप प्रॉपर पॉलिसीज फॉलो करते हो कि नहीं, प्रोसेसेस फॉलो करते हो कि नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जिन सर्टिफिकेट्स को ट्रस्ट करके आपको ये मानना पड़ता है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस मार्केट की बुक्स में लिखी हैं वो Amazon फॉलो कर रहा है. आप डिमांड कर सकते हो उनसे एज अ कस्टमर कि मुझे आपका सर्टिफिकेट प्रेजेंट करो. ठीक है. ओके। अब एक AZ1 से दूसरा AZ, जो 3 AZs थे वहाँ पे रेप्लिका हमेशा चलता रहता है? नो. आई हैव टू चूज फॉर इट? यस. ओके। और वहाँ पे एक और टर्म थी, लोकल रीजन, अदर देन 3 AZs। लोकल रीजन क्या था? लोकल रीजन, रीजनल कैशे, एज लोकेशंस, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. ओके, श्योर। चलो, आज के लिए इतना ही वाइंड अप करते हैं आज अपन. ठीक है. तो आप लोगों को अब, क्योंकि मुझे थोड़ा स्लो चलना पड़ा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अकाउंट नहीं बने हुए थे, तो इसीलिए आज हमने EC2 इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया. कल मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपना अकाउंट क्रिएट करके आ जाएं, ताकि मैं आगे एक्चुअली पढ़ाना चालू कर सकूं आप लोगों को. ठीक है. यस मैम. तो टुडे वाज द लास्ट डे फॉर डेमो. तो जिन बच्चों ने डेमो अटेंड करना था और रजिस्ट्रेशन आफ्टर द डेमो करनी थी, आई रिक्वेस्ट कि अब आप आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें, बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, सॉरी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आप लोगों की अटेंडेंस होगी. और ये अटेंडेंस आपकी 75% होना जरूरी है
to get the certificate. जिस बच्चे की attendance 75% नहीं होगी उसको certificate नहीं मिलेगा. राज, आप राज छाबड़ा हो क्या? I'm not able to hear you. Please put your message on the chat box. ठीक है, बाकी सबको तो मैं जानती हूँ. आई होप आप लोग सब कनेक्टेड होंगे पूजा के साथ. जिन लोगों के पास पूजा का नंबर 101% आप सभी के पास होगा, बट स्टिल आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 7611175111 पे कॉल करके आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है, जिसमें आपको 50% ऑफ द फीस अमाउंट यू आर रिक्वायर्ड टू पे. और उसके बाद जो जिस ग्रुप में आप हो उसी ग्रुप में आप आपका ईमेल आईडी जो कि गूगल ड्राइव का है वो शेयर कर दीजिएगा, तो हम आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करना स्टार्ट करेंगे. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. क्लासेस तो खैर यही थी, एक्चुअली थी ये भी, लेकिन अब मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे अपन. ठीक है. Ma'am, can I make a payment with net banking or check? Is there an option? I don't prefer check, but you can do it via net banking. Okay, so then I will take the details from Pooja. Sure. Thanks. Chale. Thank you so much for today. See you guys tomorrow.